सैलरी में आज हम लोग कराएंगे प्रोविडेंट फंड, उसका रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। मैं कंसेप्चुअली पहले इसका बिल्डअप कर देता हूँ, उसके बाद नोट्स तो आपके पास है ही, आप ध्यान में रखिए। देखिए, मेरा अभी हिम्मत है, मैं काम करूँगा, मैं कमा सकता हूँ, लेकिन सोचिए 20-25 इयर्स बाद जब मैं रिटायर करूँगा कॉलेज से, मेरा कैसे चलेगा। आप सैलरी है तो ठीक है, तब तो सैलरी नहीं रहेगा, मेरा तो जॉब ओवर हो गया, तो उस टाइम पेंशन तो जो है मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन पेंशन की तरह और एक भी फंड होता है जिसका नाम होता है प्रोविडेंट फंड, जहां पर क्या करते हैं हम लोग एक पूंजी जमा करके रखते हैं। जब हम लोगों का नौकरी खत्म हो जाएगा, उस पूंजी से हम लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और वो पूंजी कहीं पर रख के इंटरेस्ट भी हम लोग कमा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जहां से फ्यूचर हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। तो प्रोविडेंट फंड हम लोगों के लिए एक फ्यूचर सिक्योरमेंट फंड है। आप जानते हैं प्रोविडेंट फंड का फंड क्रिएट कैसे होता है। मेरा नौकरी के बाद मुझे 25-26 लाख रुपए अगर प्रोविडेंट फंड चाहिए, तो मुझे पैसा उस फंड में आएगा कैसे। फंड मतलब एक बॉक्स जहां पर दो लोग पैसा देता है, जनरली एम्प्लॉय बा एसएससी खुद, और एक बंदा दे सकता है अगर वो एम्प्लॉयर है, उसका कोई एम्प्लॉयर। दोनों ने पैसा दिया, मान लीजिए 10,000 प्लस 10,000। ये पैसा हम लोग क्या करते हैं, क्या बिरयानी खा लेता है या आपके हाथ में आता है? नहीं, ये डायरेक्ट प्रोविडेंट फंड बोल के एक फंड है जहां पर ये पैसा डायरेक्ट जमा होता है। अब सोचो, ये फंड पैसा लेके खुद करता क्या है। फंड पैसा लेके दूसरे जगह में निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है। तो नेचुरली ये फंड जैसे ही क्यूमुलेटिव वे में बाहर इन्वेस्ट होगा, तो आप जानते ही हैं इन्वेस्टमेंट से एक रिटर्न आता है जिसका नाम होता है इंटरेस्ट। तो मेरे पास पहले 20,000 था, प्लस मान लीजिए 3,000 उसका इंटरेस्ट आ गया। तो आज का डेट में मेरा फंड कितना हो गया? 23,000। सेकेंड वे में, सेकेंड ईयर मेरा पैसा आएगा, एम्प्लॉयर का पैसा आएगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, प्लस ये 23, प्लस यहां से 10, यहां से 10, टोटल 43। अब इस 43 को बाहर निवेश करेंगे, वहां से मेरे पास रिटर्न में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। तो मान लीजिए वो इंटरेस्ट है 7,000। फंड कितना हो गया? 50,000। तो आप देखिए, इसी तरीके से धीरे धीरे ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर करते करते 25 ईयर में कितना अमाउंट का फंड एक्यूमुलेट हो सकता है। तो मान लेते हैं 20 इयर्स के बाद ये फंड एक्यूमुलेटेड होके आ गया है 25 lakhs। 25 lakhs में आप सोच के बताइए, इसमें सर किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कैसे ये फंड आया। हम लोग बोलेंगे सर ये फंड आया 3 तरीके से। एक, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, प्लस ये दोनों कंट्रीब्यूशन के साथ और एक चीज भी तो आता है जो आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया। देखिए, गौर कीजिए अभी, दैट इज सर इंटरेस्ट का पैसा भी तो आता है। तो सिर्फ 50,000 में तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन 10-10, तो बाकी 50,000 में क्या आया? बाकी 50,000 में 10,000 इंटरेस्ट आया। कैसे? मतलब यहां पर अगर देखता हूं, ये 50,000 का कंपोजिशन क्या है? एम्प्लॉयर होता है 10-10, 20,000, एम्प्लॉई होता है 20,000,
तो बाकी इज अ इंटरेस्ट 10,000। तो मैं लिख सकता हूं 25 लाख में क्या होगा, 25 लाख में मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, उसके साथ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये फंड तो पैसा लेके हजम नहीं करता है, फंड पैसा लेके इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है, जहां से इंटरेस्ट आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब मैं बोल सकता हूं सर ये इंटरेस्ट का टोटल इंटरेस्ट में एक इंटरेस्ट का पार्ट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो निवेश हुआ था उसके ऊपर ब्याज, और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उसके ऊपर ब्याज। मतलब ये 10,000 फिगर आया कैसे, 20,000 का इन्वेस्टमेंट से। तो मैं बोल सकता हूं 10,000 में दो प्रकार का इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, कुल मिला के इंटरेस्ट ही। मतलब मैं चाहूं तो इसको भी दिखा सकता हूं, जो आपको नॉलेज रहना भी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। बेटा ये फॉर्मेट पूरा समझ लीजिए, उसके बाद वो टैक्स में कुछ है नहीं, लेकिन ये फॉर्मेट कैसे, बुक में तो देखो प्रोविडेंट फंड वाला रहेगा, लेकिन ये फंड कैसे बनता है ये कॉन्सेप्शन बुक में नहीं रहेगा। तो आपको क्लास से ही पता करना पड़ेगा ये प्रोविडेंट फंड का फिगर बनता कैसे है। सिंपल सोचेंगे, प्रोविडेंट फंड का फिगर बनता है आपका कंट्रीब्यूशन, आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो जो लोग बिजनेस करते हैं उसका एम्प्लॉयर कौन होगा, उसका तो एम्प्लॉयर नहीं है। लेकिन बिजनेस में जो एम्प्लॉय है उसका एम्प्लॉयर आप हो सकते हैं, उसका एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। लेकिन जो बंदा सिर्फ बिजनेस करता है उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, उसके लिए सिर्फ एम्प्लॉय, मतलब वो खुद ही एसएससी। तो मैं एक काम कर सकता हूं एम्प्लॉय बा एसएससी, दोनों का कंट्रीब्यूशन मैंने यहां पर समझाने के लिए इक्वल रखा, चेंज भी हो सकता है। दोनों का कंट्रीब्यूशन कहां गया, बाहर इन्वेस्ट हुआ, बाहर निवेश हुआ, उस निवेश से इंटरेस्ट आया तो फंड मेरा 20 होना चाहिए, फंड हो गया कितना बेटा 23। नेक्स्ट ईयर में 23 फिर से इन्वेस्टमेंट हुआ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों को मिला के टोटल निवेश हुआ 43, जहां से इंटरेस्ट में मान के चलता हूं 7,000, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 50। ये तो मैंने 2 ईयर का दिखाया, ऐसे ही 25th ईयर का भी हो सकता है टोटल। तो 25th ईयर में मैं मान के चलता हूं टोटल फिगर सर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला के 25 लाख। तो जहां पर मैंने आइडेंटिफाई किया 4 कंपोनेंट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, मेजॉरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसका 2 भाग है क्या, 3A 3B, मतलब इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन में मैं मान के चल सकता हूं सर, मान के चलते हैं सर 8 लाख एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, 8 लाख एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, 9 लाख इज टोटल इंटरेस्ट, जिसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट होगा 4,50,000, 4,50,000 टोटल इंटरेस्ट कुल मिला के अगर 9 लाख है, दोनों का इन्वेस्टमेंट 8 लाख है, मतलब इंटरेस्ट में भी 8 लाख के ऊपर हुआ होगा, दैट इज 45, 4,50,000। तो ये आपका 4 कंपोनेंट आ गया, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 4। ओके, तो ये था द मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, कैसे प्रोविडेंट फंड होता है एंड इट्स कंपोनेंट। तो फर्स्ट मैंने डिस्कस किया मेथड of accumulation of provident fund, plus components। क्लियर, ये मेथड दिखाया, ये कंपोनेंट के ऊपर डिस्कस किया। कंपोनेंट मेजॉरली 3, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
तो इसका दो भाग हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, मतलब इन्वेस्टमेंट जो हुआ उसका में तो दो पैसा था, एम्प्लॉयर का भी पैसा था, एम्प्लॉय का भी पैसा था। तो इंटरेस्ट जो आएगा तो नेचुरली एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट आएगा। इस क्वेश्चन में टोटल इंटरेस्ट 9 लाख था, तो अगर 9 लाख है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट कितना है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन के ऊपर कितना है। तो अगर दोनों 8 लाख है, मैं मान के चलता हूं सर इक्वली है, 4 लाख 50 4 लाख 50 डन। तो ये था मेथड ऑफ एक्यूमुलेशन। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। टाइप्स of provident fund. 1. Statutory provident fund. ये किसके लिए अप्लाई होता है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए वो लोगों के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है। 2. Recognized provident fund, मतलब बोला जाता है जहां पर एक्ट में है जिस कंपनी में 10 से ज्यादा एम्प्लॉय लोग रहता है वहां पर प्रोविडेंट फंड होना चाहिए। अगर प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल है तो प्रोविडेंट फंड जो फंड बनाया है एम्प्लॉय ने वो क्या रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब कहां पर वो पीएफ का पैसा रखता है, जहां पर वो पीएफ का पैसा रखता है वो क्या रिकॉग्नाइज्ड है और अनरिकॉग्नाइज्ड। अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो रिकॉग्नाइज्ड पीएफ, अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है तो अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ। एक सवाल मैं जानता हूं सबके सामने आएगा, सर रिकॉग्निशन कौन देता है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो 1 2 3 4 ये तीनों जो बताया था यहां पर एम्प्लॉयर भी है प्लस एम्प्लॉय भी है, लेकिन यहां पर 4 नंबर जो प्रोविडेंट फंड है जो बिजनेस करता है जिसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कोई नहीं है, पब्लिक जनरल पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आपके घर में बहुत आपने नाम सुना है, बैंक में पीपीएफ का जमा रखना पड़ता है पैसा, ये नेशनलाइज बैंक में इसका अकाउंट खोलना पड़ता है बैंक, वहां पर आप बोलेंगे मुझे पीपीएफ अकाउंट खोलना है तो वो लोग आपको ओपन कर देगा, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ अकाउंट। ओके, ये सिर्फ एप्लीकेबल है जो किसी के अंडर में नौकरी नहीं करते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल। ओके, तो मेरा प्रोविडेंट फंड क्या है वो मुझे, अच्छा एक चीज बोलना पड़ेगा, तब बाद में बोलता हूं। तो प्रोविडेंट फंड का प्रोसेस, प्रोविडेंट फंड का कंपोनेंट आर टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड कंप्लीट। तो एक्यूमुलेशन का प्रोसेस मैंने दिखा, कंपोनेंट में तीन कंपोनेंट होता है मेजरली। थर्ड नंबर कंपोनेंट को दो तरीके से हम लोगों ने डिवाइड किया है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वो मैंने समझाया है। इसके बाद कितना टाइप का प्रोविडेंट फंड है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ओके, अब टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्कस करेंगे। ये था थ्योरेटिकल डिस्कशन। अब व्हाट इज अ टैक्स इम्पैक्ट? मैं पूरा डिस्कशन करने के लिए मैं 3 कैटेगरी में डिस्कस करूंगा। आरपीएफ, यूआरपीएफ, पीपीएफ। At the time of accumulation, at the time of accumulation, employee is employee or assessee own contribution, खुद का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो इनकम को ही इन्वेस्ट कर रहा है,
तो निवेश के लिए उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, रादर उसका टैक्स का छाड़ मिलेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मैंने नहीं पढ़ाया है, बाद में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के बाद। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, सॉरी 80C, नो डिडक्शन। यूआरपीएफ में पैसा जमा करते हो तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहां पर भी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C बी। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, exempted। Exempted up to 12% of salary। मतलब अगर एम्प्लॉयर 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा पैसा देते हैं तब एक्सेस टैक्सेबल होगा। exempted। मतलब यूआरपीएफ में अगर एम्प्लॉयर पैसा देता है तो exempted रहता है एट द टाइम ऑफ एक्यूमुलेशन। यहां पर नो क्वेश्चन, बिकॉज पीपीएफ में कोई एम्प्लॉयर नहीं होता है। सी, इंटरेस्ट ऑन interest credited to the fund। ये तो इनडायरेक्टली बेनिफिट है, उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा? exempted interest up to at the rate of 9.5%। URPF exempted। सर यूआरपीएफ में तो बहुत मजा आ रहा है, सभी exempted है। यस, देखते हैं। तो एट द टाइम एक्यूमुलेशन हो गया। आप लोगों का अगर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है यहां से। 12% of salary, 9.5% और यूआरपीएफ से। At the time of withdrawal, आप समझ में आएगा कैसे बेनिफिट हुआ। एग्जेम्प्टेड, एसपीएफ में किसी भी टाइम टैक्स नहीं लगता है। एग्जेम्प्टेड मतलब आरपीएफ में पैसा रखते हो तो पूरा ही एग्जेम्प्टेड। फुल्ली टैक्सेबल मतलब उठाने के टाइम टैक्सेबल होगा, मतलब कोई एग्जेम्पशन उसको मिला ही नहीं। आरपीएफ में एटलीस्ट 12% और 9.5% का एग्जेम्पशन मिलता था, लेकिन यूआरपीएफ में जमा करने के टाइम कुछ नहीं बोलेगा, जब विड्रॉ करोगे फुल टैक्स कर देगा। तो फुल्ली टैक्सेबल। पीपीएफ एग्जेम्प्टेड, ये फुल्ली टैक्सेबल का पार्ट आप लोगों को देखना पड़ेगा, जिसके लिए कौन सा हेड में टैक्सेबल तो होगा, कौन सा हेड में। टैक्सेबिलिटी ऑफ URPF A at the time of accumulation exempted। B at the time of withdrawal
ए टैक्सेबल तो मैंने बोल ही दिया कैसे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, टैक्सेबल अंडर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स contribution taxable under salary. C employees contribution, ये तो मेरा ही टैक्सेबल इनकम मैंने डिपॉजिट किया, नो टैक्स लायबिलिटी। तो फुल्ली टैक्सेबल में एक बार लिख दो, एक्सेप्ट, एग्जाम मत पढ़ना, एक्सेप्ट एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। तो 4 पॉइंट में 3 पॉइंट कवर कर लिया। डी इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मतलब उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, टैक्सेबल अंडर IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो टैक्सेबल होगा, वेरी मच होगा, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्स। आप लोग में कोई एक मुझे सवाल किया था, मुझे अभी भी याद है, कहां पर सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जब मैंने क्लास दिया था सर, वहां पर एक प्रॉब्लम में था इंटरेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वो प्रोबेबली होमवर्क असाइनमेंट में था। कोई बंदा मुझे फोन किया था, फोन करके पूछा था सर उसका आंसर क्या होगा। आज ये करने के बाद आप लोग उसका आंसर दे सकेंगे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन IFOS में होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल एज ए सैलरी होगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर सैलरी होगा, और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन तो टैक्स हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो तो इनकम है ही नहीं, वो मेरा ही इनकम, मैंने इन्वेस्ट किया था उसका पैसा रिटर्न आ रहा है, तो जो मेरा ही पैसा था मेरे पास ही आ रहा है, उसमें इनकम एडिशनल एक्रीशन क्या हुआ, अगर एडिशनल कुछ नहीं हुआ तो इनकम भी नहीं आएगा। लेकिन ABD कंपोनेंट में देखो एडिशनल आ रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मतलब एडिशनल पैसा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन मतलब एडिशनल पैसा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन मतलब एडिशनल पैसा। लेकिन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन वहां पर तो कोई एडिशनल कुछ आया ही नहीं, मेरा पैसा मैंने इन्वेस्ट किया वही मेरे पास वापस आ गया, तो नेचुरली उसके ऊपर टैक्स नहीं होता है, बाकी सब में टैक्स हो जाता है। तो क्लियर, मैंने यहां पर एक्यूमुलेशन स्टेज आपको सिखाया, मैंने आपको विथड्रॉल स्टेज सिखाया। एक चीज को अभी बाकी रखूंगा, मैंने नोट्स में दे दिया है, दैट इज अगर रिकॉग्नाइज, कभी अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अगर रिकॉग्नाइज होता है तो उसका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, तो अभी आज के क्लास में उसको डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर चर्चा होगा। चलिए अब ऑन दैट बेसिस हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। आई थिंक पूरा कवर हो गया है, यहां पर जो जो इलस्ट्रेशन दिया है हम लोग वो इलस्ट्रेशन करेंगे। ओहो, एक चीज कहना तो भूल ही गया, आपने जो सर इस सैलरी लिखा था अभी भी बोर्ड में है, इसका मतलब क्या है, सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। यस, HRA का मतलब में सैलरी एग्जेम्पशन कैलकुलेशन में सैलरी का जो मतलब था यहां पर भी सेम मतलब है, सब जगह में सेम मतलब नहीं है, लेकिन
तीन चार जगह में सेम मतलब है। अब पता चल रहा है क्यों मैं डीए का फॉर्मिंग पार्ट अलग से निकालता हूं, बिकॉज टोटल डीए नहीं आएगा, जितना फॉर्मिंग पार्ट उतना ही। Illustration 1. Computation of gross salary. Basic salary, $20,000 into 12, 2,40,000. DA दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फॉर्मिंग पार्ट और नॉट फॉर्मिंग पार्ट। कुछ नहीं बोला है तो फॉर्मिंग मानेंगे, सर कुछ नहीं बोला है तो फॉर्मिंग। 15,000 into 12, 1,80,000. कमीशन $500 into 12, ये क्या टाइप का कमीशन है? फिक्स कमीशन, नॉट कमीशन ऑन टर्नओवर। 6,000. हेल्पर अलाउंस, टैक्सेबल अलाउंस, हेल्पर अलाउंस मान के चलता हूं ऑफिशियल पर्पस। कितना हेल्पर का अलाउंस? 15,000 ना, 500 into 12, 6,000 less exemption, under section 10(14) A, allowance received, B, amount spent for office purpose, $6,000 lowest 6,000 मतलब नील। तो अगर कुछ एक्सपेंडिचर नहीं दिया जाता है आप डायरेक्ट नील भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी ये सब करने के लिए नहीं बोलूंगा। अभी बच्चे की तरह जैसे सर कराते हैं वैसे ही आप लोग करिए, हड़बड़ी मत कीजिएगा, बिकॉज अभी हाथ पक्का नहीं है, कच्चा है। नाउ contribution to RPF, recognized provident fund, in excess of 12% of salary करना पड़ेगा। यस, इसके लिए वर्किंग नोट 1 करेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड to RPF in excess of 9.5%। बोलिए तो कितना? सर फिगर इज 12,100। ये तो एट द रेट ऑफ 11% में कैलकुलेट किया गया था, इनटू आपका 9.5% से एक्सेस कितना है? 11% माइनस 9.5%। समझ में आया? अच्छी तरह से देख लो, स्टूडेंट सवाल करता है, सर एक बार समझा दीजिए। आपके पास जो 12,100 रुपया इंटरेस्ट आया है, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉलो करके? 11%। तो 12,100 डिवाइडेड बाई 11%,
आपने एक्सेस कितना दिया है 1.5%, तो 1.5% के लिए इंटरेस्ट कितना होगा इंटू 1.5 कितना 1650। सो एक्सेस है 1650। ओके, दैट इज ग्रॉस सैलरी। आंसर कितना सर, ये फिगर तो क्वेश्चन मार्क है तो करना पड़ेगा। यस, चलिए करते हैं। वर्किंग नोट 1, टैक्सेबल contribution to RPF, salary for exemption, क्या फॉर्मूला है सैलरी का? बेसिक 2,40,000, DA फॉर्मिंग 1,80,000, कमीशन ऑन टर्नओवर नील, कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेज, परसेंटेज में कमीशन ऑन टर्नओवर 2000 बोलने से नहीं होगा, कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, जो कमीशन परसेंटेज के हिसाब से और वो भी फिक्स परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है। 4,20,000 दैट इज सैलरी, 12% ऑफ सैलरी करके रखिए। 4,20,000 into 12%, 50,400. Done. Contribution to RPF by employer कितना देता है एम्प्लॉयर? क्वेश्चन में बोल दिया है, 54,000। लेस 12% ऑफ सैलरी। सैलरी जो एम्प्लॉयर डिसाइड करता हो, नहीं, जो एग्जामिशन के लिए जो मेथड बोला गया है एज दैट पर्पस। 50,400 टैक्सेबल। तो HRA और इसमें हम लोगों को करना पड़ा 3,600 टोटल कर लो। 3 लाख 4,20,000 प्लस 6,000 प्लस 3,600, उसमें तो नील आया था 1650। ये बोलो 4,20,000 प्लस 6,000 प्लस 3,600 प्लस 1650, 4,31,250, 4,31,250। डन। चलिए illustration 2। मैंने बोल दिया नोट में, देखिए 12% से एक्सेस जितना होगा वही टैक्सेबल है अगर आरपीएफ है। यही अगर यूआरपीएफ होता है नील, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। यूआरपीएफ के टाइम, एक्युमुलेशन के टाइम कोई टैक्स नहीं होता है, विथड्रॉन के टाइम फुल टैक्स होता है। आरपीएफ के लिए एक्युमुलेशन के टाइम 12% से ऊपर अगर कंट्रीब्यूट करते हो तो टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट 9.5% से ऊपर क्रेडिट होता है तो टैक्सेबल होता है, अदरवाइज नो क्वेश्चन ऑफ टैक्सेबिलिटी। विथड्रॉल के टाइम कोई टैक्स नहीं होगा।
Illustration 2. Basic salary 30,000 per month. Three lakh 60. DA 70% of basic. फॉर्मिंग पार्ट कुछ नहीं बोला है तो सर मैं मान के चलूंगा पूरा ही फॉर्मिंग पार्ट है, तो 70% ऑफ 3,60,000 बोला है ना बेसिक का। 3,60,000 इंटू 70% 2,52,000। सर फॉर्मिंग पार्ट तो नहीं बोला, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ फॉर्मिंग पार्ट। कमीशन 500 into 12, contribution to URPF कोई अलाउंसेस नहीं है। contribution to URPF dash exempted। contribution to contribution नहीं, interest credited to unrecognized provident fund dash, ये भी exempted है। ओके तो कुछ नहीं करना। ग्रॉस सैलरी देखिए सेम क्वेश्चन मोर और लेस, यूआरपीएफ और आरपीएफ में आंसर पूरा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन ये फंसेगा कहां पर, जब विड्रॉल होगा पूरा अमाउंट के ऊपर टैक्सेबल होगा एक्सेप्ट एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, देख लीजिए इलस्ट्रेशंस 2। इसके बाद इलस्ट्रेशन 3। करें इलस्ट्रेशन 3, computation of gross salary। बेसिक सैलरी देखो यहाँ पर स्ट्रेट वे में नहीं बोला है, बोला है बेसिक सैलरी 1/4/2019 में 20,000 था, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है 1,500 जनवरी 2020 में। इसका मतलब पहले 9 मंथ था 20,000, उसके बाद 21,500 हुआ है 3 मंथ। तो क्या लिखेंगे, वर्किंग में दिखाएंगे वही बेटर रहेगा। वर्किंग नोट 1 बेसिक सैलरी, मैंने बोला था ना बेसिक में प्रॉब्लम तो सब गया हाथ में। 1/4/2019 till increment, that is 31/12/2020, अमाउंट कितना होगा 20,000 into 9 month 1,80,000 प्लस 1/1/2020 to 31/3/2020 comes to 21,500, 1,500 increment, तो 500 4 6 64,500, 2,24,500।
2,44,500. कुछ गलत किया होगा मैंने. 21,500 into 3, 64,500 plus 1,18,000, 2,44,500. $2,44,500. BA ये था वर्किंग नोट 1. BA 15,000 per month, 20% forming part of salary. Forming part. Forming part. Forming part कितना? 15,000 into 12 into 70%. तो 15,000 into 12 into 70%, 1,26,000. Not forming part. 15,000 into 12 into 30%. 54,000. टोटल मिला के 1,80,000. कमीशन 2% on turnover. Commission 2% on turnover 2,04,000. Contribution to RPF. Contribution to RPF in excess of 12% of salary. आपको वर्किंग नोट 2 का सपोर्ट लेना पड़ेगा. Contribution to interest credited to RPF in excess of 9.5%. 14,400 divided by 12% into excess how much? 12% minus 9.5%. 14,400 आया कैसे? On the basis of 12%. तो 1% का हिसाब निकल जाएगा डिवाइडेड बाई 12 करने से. और आपका एक्सेस कितना हुआ है? 2.5. सो 3,000. तो ये इसका सिर्फ फिगर, बाकी ग्रॉस सैलरी. ओके. वर्किंग नोट 2. Taxable contribution to RPF. उसके लिए फर्स्ट आपका जरूरी है सैलरी फॉर एग्जेम्पशन. बेसिक 2,44,500. DA कितना? फॉर्मिंग पार्ट 1,26,000 प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर. कमीशन ऑन टर्नओवर 4,000. सैलरी 2,44,500 plus 1,26,000 plus 4,000,
3,74,500. 12% of salary into 12%, 44,940. Now, contribution by employer, एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 20% ऑफ 2,44,500. वो लोगों का बेसिक सैलरी उसने बोल दिया तो वो लोगों का तरीका अलग होगा. 244,500 उसका 20%, 48,900. वाह, लेस 12% ऑफ सैलरी. ये सैलरी का मतलब है इनकम टैक्स में ये एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए जो सैलरी बोला था वो. और यहाँ पर तो एम्प्लॉयर किसके ऊपर देगा? एम्प्लॉयर का मर्जी. सैलरी के ऊपर देगा, सैलरी बेसिक मिला के देगा ना, टोटल लमसम अमाउंट बोल देगा, व्हाटएवर. तो 12% ऑफ सैलरी मैंने करके रखा है 44,940. वेरी गुड. मतलब टैक्सेबिलिटी नील. वाई? मेरा इनकम से एग्जेम्पशन, इनकम ज्यादा, हाँ ओ ना, ठीक है, सॉरी, ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, एग्जेम्पशन कम है, तो -44,940. तो टैक्सेबल होगा 3,960. जितना जरूरी था उससे ज्यादा एम्प्लॉयर में दिया है तो उसको पर टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा 3,960. स्टोरी फिनिश. प्लस 4,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,44,500, 4,35,460. डन. इलस्ट्रेशन 3 भी हो गया. आई थिंक इसके बाद आप लोग हैंडल कर ही सकेंगे. तो ये जितना मैंने प्रॉब्लम किया है वो बेसिकली एक्यूमुलेशन रिलेटेड. अभी जो प्रॉब्लम करूंगा वो विथड्रॉल रिलेटेड. मिस्टर सेन रिटायर किया है ए लिमिटेड से और उससे पैसा मिला है यूआरपीएफ में. तो वहां से बोल दिया है वो 10 लाख रुपए में क्या क्या था? एम्प्लॉयर शेयर 4 लाख, इंटरेस्ट उसमें 2 लाख, एम्प्लॉय शेयर 2,50,000, उसमें इंटरेस्ट 60,000. चलिए, टैक्सेबिलिटी इलस्ट्रेशन 4. Taxability of amount received from URPF. Particulars रुपीज. सैलरी हेड में जाएगा क्या? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन. कितना? देखो नोट मैंने लिख दिया, नोट में आपका क्लास नोट्स में ही है. 4 लाख. टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 2 लाख. तो सैलरी हेड में जाएगा 6 लाख. IFOS एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन नील.
not taxable. Interest on employees, अच्छा एक गलती क्या है, ये मुझे सेपरेटली लिखना चाहिए था। नो, IFRS में इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कितना, 60,000। स्टोरी ओवर। नोट, employees own contribution is not taxable। ये अब हो गया, इसमें कुछ नहीं है, पूरे क्वेश्चन खत्म। IFRS में और सैलरी। अच्छा, इसका एक रिलेटेड प्रॉब्लम है, टैक्सेबिलिटी of amount received from RPF। और यही अगर RPF होता तो क्या होता? केस 1, entire amount is exempted whereas URPF में टैक्सेबिलिटी ऐसा आता है, लेकिन RPF में जो मिलेगा इंटायर अमाउंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। कुछ नहीं टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज वो 12%, 9.5% के बेसिस में ऑलरेडी टैक्स दे चुका है। उसके बाद कुछ फाइनल एक्यूमुलेशन के बाद कुछ मिलता है तो नो टैक्स। लेकिन URPF में उस टाइम टैक्स नहीं दिया था, जब विड्रॉ करेगा तब एकदम पकड़ पकड़ के टैक्स लेगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। फुल जितना कंट्रीब्यूट किया था फुल टैक्सेबल। यहाँ पर तो 12% का एग्जेम्पशन मिलता था, यहाँ पर कुछ नहीं मिला, फुल टैक्स। चलिए, प्रोविडेंट फंड हम लोगों का खत्म हुआ। एक छोटा पार्ट बाकी है, URPF से RPF का ट्रांसफर, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो नंबर 6 में करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, एनी प्रॉब्लम। 6 नंबर वीडियो में एक फुल लेंथ का प्रॉब्लम कराने की भी सोच रहे हैं, देखते हैं वहां पर क्या हो सकता है। चलिए।